नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात सपाट, आपके साथ मैं हूं सोनल। और ये बात सपाट हमारा वीकली शो है। हर हफ्ते की तरह हम फिर हाजिर हैं बात सपाट में। ये चुनाव विशेष कार्यक्रम है दर्शकों, दरअसल जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रणनीतिक बदलाव हैं वो परिणामों में कितना तब्दील हो पाएंगे। आज के विषय की बात करें तो आज जेपी नड्डा जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया है, पदाधिकारियों की सूची जारी की है। उसमें कई कुछ पुराने नाम शामिल हैं और कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है। अब इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नई टीम बनी है ये 2023 और 2024 के लक्ष्य को कैसे साध पाती है। महत्वपूर्ण यह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में कि मध्य प्रदेश में तो भरोसा कायम रखा है। कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं जो पिछली बार भी थे। इसके अलावा बात की जाए सौदान सिंह की, एक बार फिर से भरोसा पार्टी ने उन पर जताया है। ओम प्रकाश धुर्वे जी यथावत हैं इस टीम में। लेकिन छत्तीसगढ़ में दो नए चेहरे लता उसेंडी और सरोज पांडे के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और पहले भी थे डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इस सूची में अभी भी उनका पद बरकरार है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जहां छत्तीसगढ़ का कद बड़ा है, मध्य प्रदेश पर भरोसा कायम है, जनता कितना इस टीम पर अपना भरोसा कायम करेगी, यानी वोटों में ये टीम जो है, इसकी मेहनत जो है वो तब्दील होगी। इसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जो कि प्रधान संपादक हैं IANS 24/7 हरिभूमि के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल तो जाहिर तौर पर यही है कि इस नई टीम को, चूंकि जमावट कांग्रेस की भी चल रही है, जमावट बीजेपी की भी चल रही है, इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बीजेपी में जेपी नड्डा ने जिस नई टीम का ऐलान किया उसके मायने क्या हैं? थोड़ा अचंभित करने वाला ये परिवर्तन है। छत्तीसगढ़ इस दृष्टि से गौरवान्वित हो सकता है कि जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसमें एक साथ तीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत में नेता छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, वह मुख्यमंत्री पद से निवृत्त होने के बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में लगातार बने हुए हैं। वह अपने पद पर बरकरार हैं, पर इसके साथ साथ दो और नए चेहरे आज इस टीम का हिस्सा बने। उनमें से एक सरोज पांडे हैं और दूसरी लता उसेंडी। सरोज पांडे पहले जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका में थी। 2020 में जब जेपी नड्डा आए तो उन्होंने उस टीम के अंतर्गत सरोज पांडे को जगह नहीं दी, लेकिन अब अचानक उन्हें जगह मिली है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर मिली है। अब इस पर सरोज पांडे को प्रसन्न होना चाहिए या शुभ होना चाहिए, ये विवेचन का विषय है। क्योंकि सरोज पांडे को जब संगठन से मुक्त किया गया था दायित्व से, पद से, तो उम्मीद थी कि वह नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगी, वह राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन एक लंबा इंतजार रहा पर वह अवसर नहीं आया। और अब जब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है तो इसका साफ संकेत यह है कि वह मंत्रिमंडल का हिस्सा कम से कम 2024 तक तो नहीं रहेंगी। तो महामंत्री रहने के बाद में केंद्र में मंत्री होने के संदर्भ में जिसकी संभावना देखी जा रही थी, उसे उपाध्यक्ष पद पर एडजस्ट कर दिया गया है। पर इससे यह भी पता चलता है कि जिन लोगों ने मान लिया था कि सरोज पांडे का दौर बीत गया, सरोज पांडे अब इतिहास का हिस्सा हो गई, पर आज के इस बदलाव ने यह बताया है कि सरोज पांडे में अभी भी दमखम है, सरोज पांडे की अभी भी अहमियत है, सरोज पांडे का दिल्ली में अभी भी वजूद है और वो वजूद आज की नियुक्ति से दिखता है। पर दूसरा जो परिवर्तन हुआ लता उसेंडी के संदर्भ में, वो चौंकाने वाला है। लता उसेंडी का कद बढ़ गया या डॉक्टर रमन सिंह का कद घट गया? क्योंकि जो लता उसेंडी डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल का चेहरा हुआ करती थी, वो लता उसेंडी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो पार्टी ने यह निर्णय किस आधार पर लिया है, यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक महिला के तौर पर, एक आदिवासी नेता के तौर पर लता उसेंडी को एडजस्ट किया गया है, पर वह एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं बाकी नेताओं के संदर्भ में सवाल खड़ा करता है। क्या लता उसेंडी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना छत्तीसगढ़ में आदिवासी मतदाताओं के लिए गेम चेंजर बनेगा? क्या आदिवासी नेतृत्व, जिसके संदर्भ में यह बात कही जाती है कि विष्णुदेव साय को जिस तरीके से हटाया उसके चलते नाखुश है, तो लता उसेंडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से वो आदिवासी वर्ग क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा? ये सवाल है। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो ये परिवर्तन है वो काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। यह समझना मुश्किल है कि आखिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में 4 पद पहले थे, इस नियुक्ति के साथ में अब 3 रह गए। सौदान सिंह जो विदिशा से ताल्लुक रखते हैं, वह पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर है। कैलाश विजयवर्गीय, वह तो लगातार 3 बार से
राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका में थे, इस बार भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ओम प्रकाश धुर्वे जो डिंडोरी से ताल्लुक रखते हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव के तौर पर बरकरार रखा गया है। लेकिन सह कोषाध्यक्ष के तौर पर जो सुधीर गुप्ता मंदसौर के सांसद थे, उनको पद से हटा दिया गया है। अब जिस राज्य में चुनाव होना है वहां से एक व्यक्ति कम ही हुआ है, तो ये परिवर्तन चुनाव को ध्यान में रखते हुआ है या प्रदर्शन को ध्यान में रखकर हुआ है, ये अपने आप में सवाल है। जी सर, एक सवाल और है, जैसे महाकौशल से दोनों एसटी एससी की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो ओम प्रकाश धुर्वे की बात की जाए या बात की जाए जिस तरह से वहाँ के बड़े नेता हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, महाकौशल के आदिवासियों को सिर्फ साधना चाहती है बीजेपी। इधर मालवा निवाड़ में भी तो अच्छा खासा संघर्ष है और इस बार तो फोकस भी बीजेपी का आदिवासी है, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये विभाजन इतने स्तर पर अगर जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बस्तर का आदिवासी अलग है, सरगुजा का आदिवासी अलग है, पार्टी में पद तो सीमित है। महत्वपूर्ण बात इससे भी ज्यादा यह है सुनील जी कि पार्टी पद तो दे रही है, पर पद के साथ क्या इन नेताओं को काम दे रही है? कैलाश विजयवर्गीय जब राष्ट्रीय महामंत्री बने तो उसके साथ में उनके पास में बड़ी चुनौतीपूर्ण राज्य रहे। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का संघर्ष और वहां पर पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, अपने आप में एक मिसाल है। जिस दल की एक सीट भी बमुश्किल हुआ करती थी प्रदेश में, वहां पर मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में भारतीय जनता पार्टी अगर आज है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का अनथक प्रदर्शन, पराक्रम और परिश्रम रहा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कैलाश विजयवर्गीय पिछले 3 साल से महामंत्री तो हैं, पर बिना काम के महामंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय के पास कोई प्रभार नहीं है, कोई राज्य उनकी जिम्मेदारी में नहीं है। वह तो उस व्यक्ति का अपना कार्य पद्धति है जिससे उन्होंने अपने आप को प्रासंगिक बनाया हुआ है, लेकिन पार्टी ने पद के अलावा उनको कोई अधिकार दिया हो, कोई दायित्व सौंपा हो, ये दिखाई नहीं देता। कमोबेश वही स्थिति आप देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी के संदर्भ में। रमन सिंह जी पिछले 4.5 साल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनसे काम क्या लिया गया? पार्टी ने उन्हें कौन से राज्य का प्रभार सौंपा? इतना अनुभवी राजनेता, इतना विवाद रहित राजनेता, इतना संतुलित तौर पर राजनीति करने वाला शख्स, पार्टी ने उसका उपयोग क्या किया? कुल मिलाकर डॉक्टर रमन सिंह को एक पद रहा, पर पद के साथ उपयोग। तीसरी शख्सियत के संदर्भ में बात करता हूं, सौदान सिंह। सौदान सिंह के संदर्भ में लोग जानते हैं कि राजनीतिक समझ जिस स्तर की उनकी है, उस तोड़ का दूसरा राजनेता न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बल्कि देश में मिलना मुश्किल है। सौदान सिंह की रणनीतिक कुशलता, चुनावी विशेषज्ञता के लोग कायल रहे हैं। अगर 2003 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में सफल रही तो उसका बड़ा कारण सौदान सिंह की रणनीति रही, और वो रणनीति 2008 और 2013 में भी कारगर रही। 2018 का दौर के संदर्भ में सबको पता है कि सौदान सिंह जी उस भूमिका में नहीं थे जिस भूमिका में वह 2003, 2008 या 2013 में थे। पर सौदान सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देने के बाद में उपयोग क्या किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, अगर यहाँ की जमीनी समझ रखने वाला पार्टी में कोई सबसे दक्ष नेता है, उसका नाम सौदान सिंह है। पर सौदान सिंह इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनको आपने हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में बिठा रखा है और वहां पर भी भीड़ के बीच में वह बैठे हुए हैं। जिस समय पर उन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोई भूमिका निभानी थी, यहां तक कि राजस्थान के संदर्भ में भी सरकार बनाने में उनकी भूमिका रहती है। इन तीनों राज्यों से दूर रखकर सौदान सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी किस लक्ष्य को साध रही है, समझ पाना मुश्किल है। अब सरोज पांडे और लता उसेंडी को पद तो दे दिया है, पर पद के साथ क्या काम सौंपा जाएगा? सरोज पांडे जी के पास में महाराष्ट्र जैसे राज्य का प्रभार रहा है, पर पिछले 3 साल से सरोज पांडे जी का पार्टी ने क्या उपयोग किया? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरोज पांडे का अपनी एक आवाज रही, एक ऐसी महिला नेत्री जिसने जमीनी स्तर से अपना सफर शुरू करके राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका बनाई। जिस महिला ने एक साथ मेयर, विधायक, सांसद जैसे पदों को सुशोभित किया, उसका पिछले 3 साल से पार्टी ने उपयोग क्या किया है? और अब जो परिवर्तन किया है, तो सवाल इसी बात को लेकर है कि केवल पद देंगे या इस पद के साथ में कोई दायित्व भी सौंपेंगे, कोई उपयोग भी करेंगे। क्योंकि इसी से जुड़ा एक सवाल भी है, चर्चा चल रही है जब से ये लिस्ट आई उसके बाद से, कि क्या लता उसेंडी या सरोज पांडे जी, चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तो पहले भी थे जी, 2 महिला नेत्रियों को सौंपा है, तो क्या इसे फ्यूचर फेस के रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेती है। एक आदिवासी चेहरे के तौर पर लता उसेंडी को आगे कर दे, कोई अचंभा नहीं। सरोज पांडे को तो हमेशा ही एक विकल्प के तौर पर लंबे अरसे से देखा जा रहा है, पर पिछले 3 साल से वो विकल्प मलिन होता जा रहा था। इसलिए होता जा रहा था क्योंकि पार्टी उस तरीके की अहमियत सरोज पांडे को नहीं दे रही थी जो पिछले 2 दशक से पार्टी देती हुई आई थी।
पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक नए चेहरे की बात होती है, पर रमन सिंह को खारिज नहीं करते। रमन सिंह जी की अहमियत बनी रहती है, पर उसके साथ में नए चेहरे की तलाश रहती है। तो अगर नए चेहरे के तौर पर आप देखने लगे तो बल्कि और प्रतिद्वंदता बढ़ गई। अरुण साहब पहले ही एक संभावना के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके समर्थक भी देख रहे हैं कि पिछड़े के संदर्भ में जोड़ चल रहा है, तो अरुण साहब एक संभावना हो सकते हैं। नारायण चंदेल और धर्मलाल कौशिक उस कतार में पहले ही थे। अब आदिवासी चेहरे और महिला चेहरे के तौर पर लता उसेंडी भी आ गए, सरोज पांडे पहले से हैं। तो ये इतने चेहरे होना क्या पार्टी को मजबूती देगा या पार्टी में अंतर विरोध का स्थान बनाएगा? क्योंकि लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना अभी भी लोगों की समझ से परे है। समझ से परे इसलिए है कि लता उसेंडी पिछली बार चुनाव हार गई, उसके बाद भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। वो पद दिया जा रहा है जिस पद पर डॉक्टर रमन सिंह है, और क्या वह पूरे बस्तर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे? लता उसेंडी कोंडा गांव से विधायक रहती है। उन्होंने कोंडा गांव में अपनी सक्रियता रही, विनम्र हैं, मिलनसार हैं, पर इसके अलावा क्या उन्होंने कोंटा से लेकर कोंडा गांव तक पार्टी को साधने की दृष्टि से काम किया? यह सवाल है। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाने के बाद में लोग इस बात पर तो विचार करेंगे, जो केदार कश्यप पूरे बस्तर के संदर्भ में नेतृत्व दे रहे थे बतौर प्रदेश महामंत्री, अब क्या वह लता उसेंडी के माथत काम करेंगे? और क्या वो माथत, उनका काम करना पार्टी को वहां मजबूत कर देगा? तो कुल मिलाकर आज की इस नियुक्ति ने कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर चुनावी दौर में एक संघर्ष को बढ़ाने का काम किया है। ब्रजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, रामविचार नेताओं, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक जैसी एक लंबी फहरिस्त है, प्रेम प्रकाश पांडे, इन सारे नेताओं की वरिष्ठता को खारिज करते हुए आपने लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया। क्या यह फैसला रणनीतिक रूप से पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिल पाएगा। बिल्कुल, चूंकि आपने अभी कहा कि चौंकाने वाले फैसले करती है बीजेपी, और ऐसे में ये इस पूरी लिस्ट को देखकर एक चीज और लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में बीजेपी दिखाई नहीं दी। क्या असंतोष और न भड़क जाए, ये भी देख रही थी बीजेपी, विशेषकर मध्य प्रदेश में? देखिए, असंतोष जैसी स्थितियां तो बीजेपी में अभी नहीं है। बीजेपी इस समय केंद्र में प्रचंड बहुमत में है। कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पर आत्महत्या नहीं करना चाहता है। तो पार्टी किसी भी प्रकार का फैसला ले, भारतीय जनता पार्टी में अभी विरोध की आवाज मुखर होकर सुनाई नहीं देती है। वैसे भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता अपेक्षाकृत ज्यादा अनुशासित भी रहते हैं। पर इस बदलाव को हम देखेंगे किस तरीके से? जब चुनावी समय है तो एक तरफ कांग्रेस है जो चुनावी दृष्टि से काम कर रही है, चुनावी दृष्टि से जमावट कर रही है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देखिए सोनल जी कि उन्होंने पिछले 2 महीने 3 महीनों में जितने भी परिवर्तन किया, उस पर एक राय है सारे राजनीतिक विश्लेषक कि इसने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। पार्टी ने उन बदलावों के माध्यम से अपने अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहे थे, एक रसाकशी चल रही थी, उसको खत्म करने में सफलता हासिल की है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है, उन फैसलों से पार्टी एकजुट हो रही है? क्या पार्टी जमीन पर यह संदेश देने में कामयाब हो रही है कि पार्टी मजबूत हो रही है? मध्य प्रदेश में संघर्ष की स्थितियां और छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का लेकर माहौल बनाने की जिम्मेदारी है। तो क्या यह परिवर्तन उस दिशा से प्रभावी कदम है? यह सवाल है। और यह सवाल इसलिए और मौजूद हो जाता है कि जिस समय पर चुनाव अभियान समिति घोषित होनी चाहिए, चुनाव अभियान समिति के लिए चेहरा सामने आना चाहिए, उस पर पार्टी मौन है। मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के संयोजक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर की घोषणा हुए 20 दिन होने आ गए और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आज तक फैसला नहीं ले पाए। जहां सरकार है वहां पर आपने फैसला ले लिया, और जहां सरकार में आने की आपकी हसरत है, सत्ता में आप वापसी करना चाहते हैं, वहां पर आप तय नहीं कर पा रहे कि हम चुनाव अभियान किसके नेतृत्व में चलाएंगे। इतना असमंजस उस पार्टी के पास जो पहले 15 साल यहां पर सत्ता में रह चुकी है और देश में इस समय सत्ता में, ऐसी क्या उलझन? ये सवाल है जी। चूंकि आप असमंजस की बात कर रहे हैं, उलझन की बात कर रहे हैं, वाकई इस बार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो क्या बड़ी चीज नजर आ रही है कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, ऐसे में भी फैसले इस तरह के ले जा रहे हैं जो रिस्की हो सकते हैं भविष्य में। देखिए, अमित शाह को चाणक्य इसीलिए कहा जाता है कि वह जमीनी परिस्थितियों को समझकर फैसले लेते हैं। पर अमित शाह जी ने समय छत्तीसगढ़ को बहुत देर में देना शुरू किया। पिछले 1 महीने से तो सक्रिय हुए अमित शाह, तो अब 1 महीने से सक्रिय हुए हैं तो जमीनी हालात को शायद भांप रहे हैं और भांप के अपने फैसले लेंगे।
लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, पिछली बार बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए उनमें भी लगातार पराजय का सिलसिला रहा। एक वातावरण इस प्रकार का कांग्रेस और सरकार बनाने में कामयाब रही है कि ये अभी भी वापस आ सकते हैं। तो ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कहीं ज्यादा संजीदगी की जरूरत है। पार्टी के जिम्मेदार लोगों को यहां पर बने रहने की जरूरत है, ना कि आने और जाने की जरूरत है। जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं वो आने की टिकट बाद में और जाने की टिकट अगर पहले कराएंगे तो पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में उम्मीद जागेगी कैसे। वहीं आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता में है, और पार्टी सत्ता में होने के बाद भी जिस तरीके से केंद्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को लेकर काम किया जा रहा है, उसको हम अगर देखें कि वहां पर तीन मंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अमित शाह जी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, जो अपने आप में बड़े दक्ष किस्म के राजनेता माने जाते हैं, जिनकी प्रशासनिक क्षमताओं के लोग कायल हैं, वो संभाल रहे हैं। इसके अलावा वहां पर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे मंझे हुए राजनेता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पद के साथ तैयार है। मतलब तैयारी यहां पर भी है, ब्रजमोहन जी भी कोशिश कर रहे हैं, गौरीशंकर जी भी कोशिश कर रहे हैं, अमर जी भी हैं, प्रेम प्रकाश जी भी हैं, लेकिन ये पदविहीन लोग हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखिए कि कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई संगठन में महामंत्री है, और वो सब मिलके जब काम कर रहे हैं तो ये सवाल उठेगा ना कि क्या छत्तीसगढ़ को लेकर उम्मीद नहीं है, या छत्तीसगढ़ को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद है कि कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जी, इस पूरी जमावट को मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष तौर पर सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने तमाम जो लूप होल्स हैं उन पर भी बात की है, किसने कितनी जिम्मेदारी अब तक उठाई है। इस बीच मध्य प्रदेश में जो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है, अमित शाह जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, वो इस टीम के साथ सफल हो जाएंगे, ये कहना ठीक है? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पार्टी सरकार में बने रहने की चुनौती से गुजर रही है, तो उस दृष्टि से हर स्तर पर काम होता हुआ दिख रहा है। अमित शाह वहां पर कल भी पहुंच रहे हैं, कल भी उन्होंने भोपाल में भी बैठक रखी है और उसके बाद इंदौर में भी अपना प्रवास का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री के भी लगातार दौरे वहां पर होते रहे। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर उतनी प्राथमिकता में दिखाई नहीं दे रहा है जो छत्तीसगढ़ के लोगों को उम्मीद थी। क्या वजह है, ये तो भाजपा के ही नेता बता सकते हैं, पर हाल फिलहाल स्थितियां हैं कि अब तक का व्यवहार ये रहा। पर आज जो टीम का गठन हुआ, उस गठन से ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ ही सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। छत्तीसगढ़ जैसा एक छोटा राज्य, और उस छोटे राज्य से तीन नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में, तो एकदम से लगता है कि छत्तीसगढ़ का तो कितना महत्व है। पर जो भाजपा के संगठन को जानते हैं वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये पद हैं, पर इन पद का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अध्यक्ष के बाद अगर कोई प्रभावी पद है तो वो महामंत्री का पद है। महामंत्री के स्तर पर उनके पास में एक अधिकार संपन्नता और कार्य पद्धति रहती है। वहीं अध्यक्ष का पद अमूमन शोभा का पद रहता है, विजिटिंग कार्ड अच्छा लगता है, कहीं किसी मंच पर हो तो संबोधन करने में अच्छा लगता है। पर इससे इतर अगर उपाध्यक्ष को प्रभावी स्थिति में दिखना है तो उसके पास में कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई राज्य का प्रभार होना चाहिए। पर छत्तीसगढ़ में तो खुद चुनाव है। अब लता ओसेंडी जी को इतनी सहूलियत जरूर इस घोषणा से हो गई है कि कोंडागांव से अगर पार्टी उन्हें एक बार फिर विधानसभा का टिकट देती है तो निश्चित रूप से वह एक प्रभावी स्थिति में होंगी। मोहन मरकाम, जिन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर अभी मंत्री बनाया गया, उनके मुकाबले में लता ओसेंडी एक बड़े कद के नेता के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगी, क्षेत्र के लोगों के बीच में उम्मीद जता पाएंगी और उसके माध्यम से शायद अपनी सीट के संदर्भ में बेहतर हालात बना पाएंगी। पर क्या पार्टी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का पद एक विधानसभा सीट निकालने के लिए देगी, या लता ओसेंडी के संदर्भ में पार्टी का कोई दृष्टिकोण है कि एक लता ओसेंडी को घोषित करने से अब बस्तर अंचल की 12 सीटों को हम साध लेंगे? अगर ऐसी कोई सोच है तो वो सोच आगे दिखनी चाहिए। लता ओसेंडी की वैसी सक्रियता दिखनी चाहिए। क्या वो कोंटा से लेकर कांकेर तक दौरे करेंगी? क्या हर उस सीट पर जाएंगी जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में गंवा चुकी है? तो ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। सर, आखिरी सवाल है, और सवाल इसलिए ज़रूरी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि सबको ये लगता है सिंधिया जी की एंट्री के बाद या सिंधिया जी की वजह से पार्टी में आने के बाद उनके किसी नेता का नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? उनको उम्मीद करनी थी या नहीं करनी थी? देखिए, सिंधिया जी के साथ में जो लोग आए हैं उन तमाम नेताओं के कद प्रदेश के स्तर पर है,
और प्रदेश के स्तर पर उनकी दिलचस्पी मंत्रिमंडल में रही और मंत्रिमंडल में उनके ठीक ठाक लोग हैं। और मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए जो लोग शामिल हैं वो आज भी अपना पहला नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यथा योग्य महत्व दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया था, पर बीच में जब एक विभाग खाली हुआ तो वो विभाग भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के हवाले कर दिया गया, स्टील मिनिस्ट्री। जबकि इससे पहले जब भी विभाग खाली होते थे तो वो विभाग नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में आया करते थे। पर पिछले कुछ समय में से देखने में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर जी से कुछ विभाग कम हुए पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग बढ़ा दिए गए। तो पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए मायने रखते हैं, महत्व रखते हैं। और जहां तक इस सूची की आप बात कर रहे हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके संदर्भ में ज्योतिरादित्य सिंधिया इच्छुक हो। भाई नेता भी तो इच्छुक होना चाहिए ना कि मेरे इस नेता साथी को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिले। अमूमन नेता जो होता है वो अपने सहयोगियों को कार्यकर्ता बनाए रखने में ही रुचि लेता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई नाम की पेशकश संगठन के स्तर पर एक बड़ी भूमिका देने के लिए की हो, ये जानकारी में आया नहीं है। तो पार्टी ने कोई जाति नहीं की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो चाहिए था वो मिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथियों को जो कुछ दिलाना चाहते थे अब तक मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में जो दिलचस्पी रहेगी हमारी, वो दिलचस्पी ये रहेगी कि अब जब चुनाव है तो उस चुनाव में वह कितने लोगों को टिकट दिला पाते हैं। उनके साथ जो जीते हुए विधायक आए थे उनको तो टिकट मिल गए, पर उनमें से कुछ हार गए। उन हारे हुओं को क्या पार्टी फिर से टिकट देगी? और इसके अलावा भी तमाम नेता ऐसे आए जो पिछले चुनाव में हारे हुए थे और इस बार भाजपा के टिकट पर जीतना चाहते हैं, क्या पार्टी उन्हें कंसीडर करेगी? तो कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया संगठन में पद के फेर में नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कोशिश करेंगे तो जो 230 सीटें हैं उन 230 सीटों में कितने उनकी व्यक्तिगत निष्ठा रखने वाले लोग भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर पाए, इसमें दिलचस्पी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब बात सपाट में फिलहाल इतना ही। तो जेपी नड्डा जी की नई टीम के साथ 2023 विधानसभा चुनाव में तो उतरना ही है, साथ ही साथ फिर है लक्ष्य 2024 का। अब ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, ये जो नई टीम है, ये परिणामों में कितना सफल होती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और एक नए विषय के साथ बात सपाट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।